हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम एसटेट टीजीटी साइंस 2023 के जो लास्ट 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से 131। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू इन व्हीकल। ऑप्शंस आपको गिवन है। जो व्हीकल्स में साइड वाले मिरर लगे होते हैं उनमें हम जो मिरर यूज़ करते हैं वो हमारा होता है कन्वेक्स मिरर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर कैसे होता है कि इसमें इंटरनल पार्ट को क्या कर दिया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ओके, तो जो आउटर वाला सरफेस होता है ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और कन्वेक्स मिरर किसका काम करता है, डाइवर्जिंग का काम करता है। तो जितनी भी लाइट आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेंगे, एरिया को कवर कर पाएंगे। और उस छोटे से मिरर में हमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखेगा, व्यू दिखेगा हमें। ठीक है, ये बात होती है कन्वेक्स मिरर की। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 132। द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट इज। जो हमारा डिटर्जेंट होता है और एक सोप, ठीक है, दोनों का काम क्लीनिंग का होता है। ठीक है, ओके। तो जो डिटर्जेंट होता है उसमें एक तो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, ऐसे ही सोप में होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर लविंग पार्ट होता है, हमारा हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। ठीक है, ओके। ऐसे ही सोप में होता है वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो हमारा वाटर हीटिंग होता है। ठीक है, और वो कौन सा होता है, हमारा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो हमारा होता है कार्बन चेन। ठीक है, ऐसे ही सोप में होता है। अब बात आती है जो वाटर लविंग पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक का, वो चेंज है। ओके, तो उस केस में हमें जो SO3 - Na+ है, सल्फ सोडियम सल्फेट, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट के लिए करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, जो हमारा सल्फेट ग्रुप है वो दिखता कैसा है, H डबल बॉन्ड O सल्फर ऑक्सीजन के साथ दो डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ओके। और इसके ऊपर एक माइनस है तो एक ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से होगी, ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा सल्फेट ग्रुप है ये हमारा क्या है, एक पोलर पार्ट है, एक पोलर ग्रुप है। ओके, और जो वाटर है वो भी हमारा क्या है, पोलर है। ठीक है, तो पोलर पोलर के साथ इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, वाटर लविंग पार्ट हो गया। और जो कार्बन चेन है हमारी वो क्या है, वो हमारी नॉन पोलर पार्ट हो गया। तो वो नॉन पोलर पार्ट है तो वो पोलर के साथ क्या होगा, इमिसिबल होगा। इसलिए वो क्या करता है, वाटर को हीट करता है, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ओके, अब बात आती है यहाँ पे जो सोप है उसके लिए पोलर पार्ट कौन सा होता है। तो उसके लिए पोलर पार्ट एक तो सेकंड वाला और एक ये फोर्थ वाला। ठीक है, जो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है और ये कार्बोनेट ग्रुप है CO3- वाला। तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, पोलर पार्ट है सोप के लिए। ये उनके हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएंगे। और ये जो फर्स्ट है ये हमारी कार्बन चेन हो गई, ये दोनों में कनेक्ट होगी, डिटर्जेंट में भी और सोप में भी, जिस जो क्या काम करेगी, हाइड्रोफोबिक का काम करेगी। तो यहाँ पे डिटर्जेंट की पूछी गई थी, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट के हिसाब से थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 133। वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम हार्ट। अब जो हार्ट से जो हार्मोन सेक्रेट हुआ है तो वो कौन सा हार्मोन होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, जिसे हम ANF भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ANF हार्मोन है ये सेक्रेट किसके द्वारा हुआ है, बाय मसल सेल के द्वारा। और ये मसल सेल कहाँ है, ये आपकी हार्ट की एट्रिया में मौजूद है। ठीक है, ओके। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपके ब्लड प्रेशर को क्या करना, रेगुलेट करना। वो ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वाटर और सोडियम को सोडियम को एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। अब इससे होगा क्या, इससे आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और साथ के साथ बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। ये जो हमारा नोर एड्रेनिल है और एक ये एड्रेनिलीन है, ये दोनों के दोनों हमारे जो हॉर्मोन्स हैं ये सेक्रेट होते हैं किसके द्वारा,
एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, ओके। और जो हमारा वैसोप्रेसिन है, ये हार्मोन किसके द्वारा सेक्रेट होता है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ओके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 134। हाउ मैनी फेशियल बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ ह्यूमन। अब जो ह्यूमन स्कल है वो टोटल हमारे 22 बोन्स से मिलके बना होता है। अब 22 बोन्स के भी 2 सेट बना दिए गए हैं। 8 सेट तो आपके चले जाएंगे क्रैनिकल में, क्रैनियल में, ओके, और आपके 14 चले जाएंगे फेशियल में, ओके। ये जो फेशियल बोन्स होती हैं, इससे तो आपका फेस का स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड होता है, और जो आपकी क्रैनियल है, जो 8 बोन्स है क्रैनियल की, उनसे आपका क्या डिसाइड होता है, आपका ब्रेन प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट ब्रेन, राइट, ओके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे पूछा था फेशियल बोन्स पूछी थी, तो फेशियल बोन्स तो 14 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 135। द apparatus given below is used to study the diffusion of a number of gases at the same temperature and pressure। ठीक है, ये एक सिस्टम बना रखा है जिसमें एक तरफ गैस है और उसके राइट साइड क्या है, यहाँ पे ये वैक्यूम है, और बीच में ये पोरस बैरियर लगा रखा है ताकि यहाँ से क्या उसके गैस एक साइड से दूसरी साइड क्या उसके क्रॉस हो सकें, ओके। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज वुड डिफ्यूज इनटू वैक्यूम एट द सेम स्पीड। जो गैसेज हैं उनके एलिमेंट्स के क्या दे रखे हैं, एटॉमिक मास दे रखे हैं, हाइड्रोजन का दे रखा है 1U, कार्बन का 12U, ओके, नाइट्रोजन का है 14U, ओके, ऑक्सीजन का है 16U। तो इन सब से मिलके आपको क्या बनाने हैं, कंपाउंड्स बनाने हैं। अब 2 कंपाउंड ऐसे चूज़ करने हैं आपको जो सेम स्पीड से इस लेफ्ट साइड से इस राइट साइड वैक्यूम में क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन आपको गिवन है। अब इसको करने का सिंपल सा मेथड है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो कहता क्या है कि जो रेट है किसी भी गैस का डिफ्यूज़ होने का, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ मोलिकुलर मास उस पर्टिकुलर गैस का, ओके। तो जितना ज़्यादा उसका मोलिकुलर मास होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें 2 ऐसी गैसेस देखनी हैं जिनका क्या हो, मोलिकुलर मास इक्वल हो। तो हम समझ जाएंगे उन दोनों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इक्वल होगा, यानी सेम स्पीड से वो क्या करेंगी, इस वैक्यूम की तरफ मूव करेंगी, ठीक है, ओके। तो हमें 2 कॉम्बिनेशन देखने हैं हमें, ओके। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ पे जो NH3 है और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो ओवरऑल मोलिकुलर मास कितना मिलेगा, 2 बनेगा, ओके। नाइट्रोजन का कितना बनेगा, नाइट्रोजन का ओवरऑल 14 होता है मास, ओके। 3 हाइड्रोजन है, हर एक का 1, तो ओवरऑल 3, तो इस हिसाब से इसका 17। तो 17 और 2 तो मैच नहीं किए। मैंने बोला कि जिनका मोलिकुलर मास सेम होगा, कोई भी 2 मोलिक्यूल्स का, तो उससे क्या होगा, वो दोनों सेम रेट से डिफ्यूज़ होंगी, सेम स्पीड से डिफ्यूज़ होंगी, ठीक है। तो हमें 2 देखने हैं जिनका सेम मोलिकुलर मास हो। तो इसका तो 17 आया और इसका 2 आया, तो इसका तो मैच नहीं किया, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम CO और SO2 का, CO और SO2। जो कार्बन है उसका 12 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, तो ऐसे बना टोटल 28, ठीक है। सल्फर का होता है हमारे पास 32 और एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे 2 का मिला के हो गया 2 × 16, ओके। तो 32 इक्वल्स टू 64, तो यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 64, ये भी मैच नहीं किया, तो ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा CO और N2, ओके। तो CO में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऐसे मिलके बना मोलिकुलर मास 28। नाइट्रोजन का हमें देखना है, नाइट्रोजन का था 14, ऐसे ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो इसके हिसाब से 28। तो इस हिसाब से इसका मोलिकुलर मास सेम है, इसका मोलिकुलर मास सेम है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों जो गैसेज हैं CO और N2, वो दोनों के दोनों सेम स्पीड से क्या होगा, उनका डिफ्यूजन होगा राइट साइड इस वैक्यूम में, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम 4th का देख सकते हैं, NH3 का हमने निकाला था 17, नाइट्रोजन का हमने निकाला है अभी 28, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 136। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद होनी चाहिए, वो भी मैं करवा देता हूँ।
ओके, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख रहा हूँ। लिखो बाबा सर का नाम, मुझे अली मुंबई जाना है, क्रेजी आयरन की किडनी को निकलवाने, सुनो पुरानी बात है, कोई हेनसांग सिल्वर लेने पटियाला आया था। ओके, तो इस हिसाब से ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, आप इसको ऐसे याद करेंगे। तो इसमें जो भी एलिमेंट जिस भी एलिमेंट्स के ऊपर होगा, लेट्स सपोज ये सोडियम है, तो ये जो सोडियम एलिमेंट है इससे नीचे जितने भी होंगे इन सब से ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये इन सब नीचे वालों को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करेंगे। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन आप देख लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको रिएक्टिविटी का, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देखना है हमें। ठीक है, तो हमें टोटल कितने एलिमेंट्स का पूछा गया, सोडियम का पूछा गया, एक तो ये हो गया सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम का पूछा है। ठीक है, ओके, उसके बाद जिंक का पूछा, ये रहा Zn, उसके बाद आयरन का पूछा है, ये रहा। ओके, तो इस हिसाब से बस अरेंज कर दो यहाँ पे। तो सोडियम को सबसे पहले, उसके बाद कम किसका होगा, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होगा, उसके बाद कौन होगा, जिंक होगा, उसके बाद आयरन होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होगी तो उससे आपके बहुत से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 137। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबल इज नोन एज। ओके, तो इस प्रोसेस को जिसमें स्पर्म रिलीज हो रहा है जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबल है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। एजैकुलेशन क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें से सीमन का फोर्सफुली एक्सपल्जन होना हमारा क्या कहलाता है, एजैकुलेशन कहलाता है। इसे हम नाइट फॉल भी कह सकते हैं। ओके, अब बात आती है सेकेंड ऑप्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म फॉर्मेशन का एंटायर प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, राइट। ओके, ये जो हमारा है स्पर्मियोजेनेसिस, ये हमारा क्या होता है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस की फाइनल स्टेज होती है हमारी, राइट। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 138। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लेम। जो हमारी फ्लेम होती है उसमें हमें बताना है, ठीक है, कि इसमें जो जो पूछा गया। ओके, तो आउटर जोन होता है फ्लेम का, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है जहाँ पे कंप्लीट कंबर्शन होता है टेक प्लेस। अब ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारी फ्लेम होती है उस फ्लेम में जो हमारा आउटर एरिया होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा सप्लाई होगी। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो सारा का सारा क्या होगा, वो कंप्लीट कंबर्शन होगा। जो भी हमने मेटेरियल लिया है उसमें कार्बन होंगे तो वो कंप्लीट कंबर्शन होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगी, फ्लेम निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्ट क्या होगा, हॉटेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है, जो आउटर जोन होता है फ्लेम का वो हॉटेस्ट पार्ट होता है और वहाँ पे कंप्लीट कंबर्शन होता है। कंप्लीट कंबर्शन क्यों हुआ, ऑक्सीजन की वजह से। और जब ज़्यादा कंप्लीट होगा, कंबर्शन होगा, तो उससे वजह क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो हॉटेस्ट पार्ट भी होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। मिडोजोल ऑफ द फ्लेम इज़ ऑफ रेड कलर, ये बात गलत लिखी हुई है, मिडोजोल तो येलो होता है। इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज़ मॉडरेट हॉट, नहीं, ये भी कम है। ओके, गलत है ये तो। फोर्थ, इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज़ ऑफ ब्लू कलर, ये मैंने अभी बताया, ब्लू कलर नहीं होता, येलो कलर होता है। ओके, तो ये तीनों के तीनों गलत हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 139। एट ए हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस द फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़। जो एक्सेलेरेशन है और वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू में कितना फ्रैक्शन चेंज आया होगा और वो किसकी वजह से आया होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके लिए जो आएगी वैल्यू वो हमारी कितनी होगी, 2h/r होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 140। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया
स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ ग्रेटर, जो साउंड होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है, उसके बाद हमारी लिक्विड में होती है, और सबसे कम होती है गैस में होती है। और नोट में आप याद रख सकते हैं, जो वैक्यूम होती है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स गैसेस होती ही नहीं, तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल करती ही नहीं, राइट। ओके, अब बोला गया है कि किस में स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो मैंने ये ऑर्डर बता दिया है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, एयर क्या है, गैस है, ग्लास क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, वैक्यूम में साउंड होती ही नहीं, ठीक है, ट्रैवल करती ही नहीं। तो इस हिसाब से हमारा सॉलिड में होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 141। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is kept on a table top if block have length 10 centimeter, breadth 20 centimeter and height 40 centimeter, then pressure exerted by block of mass 5 kg on the table top is, आपको ग्रेविटी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपको हर एक वैल्यू को क्या लेना है, स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी क्या है, स्टैंडर्ड है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इन्हें पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तब जाके, अदरवाइज़ आपको जो है आंसर गलत आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है जो एग्जर्टेड किया गया है बाय ब्लॉक, ठीक है। ओके, तो हमें प्रेशर निकालना है, वो भी टेबल टॉप के ऊपर, कितना लगा था, 5 kg मास का था ब्लॉक, ठीक है। ओके, तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो सबसे पहले हमें एरिया देखना है, एरिया कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, बट एरिया के लिए वैल्यूज़ दे रखी है हमें, उस ब्लॉक की एक तो लेंथ दे रखी है और एक ब्रेथ दे रखी है। ओके, तो एरिया के लिए हमें मिल गई लेंथ और ब्रेथ, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। ओके, फोर्स, फोर्स कहीं दे रखा है, फोर्स कहीं नहीं दे रखा, तो हमें निकालना होगा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दे रखा है, ओके 5 kg दे रखा है हमें ब्लॉक का, ओके ये हो गया 5 kg स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, एक्सेलरेशन दे रखी है नहीं, बट ग्रेविटी दे रही है, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो हम ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड है और किलोग्राम भी स्टैंडर्ड है, तो इस हिसाब से वैल्यू पुट कर दी मैंने 9.8। तो जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा 5 इंटू 9.8, तो मेरी फोर्स की वैल्यू न्यूटन में निकल के आएगी 49 न्यूटन। न्यूटन क्यों निकली, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्या होती है, न्यूटन होती है। हो गया कन्वर्जन। ओके, तो फोर्स की वैल्यू मेरी निकल गई 49। अब बचता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ है जो हमारी 10 सेंटीमीटर है, जब उसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं लिखूँगा 0.1 मीटर। सिमिलरली 20 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं लिखूँगा 0.2 मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो उसके हिसाब से कैंसिल आउट, ओके, एक पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ को जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितनी वैल्यू आएगी, 0.1 इंटू 0.2, दोनों की मीटर है, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वेयर हो जाएगा, एरिया है तो कोर्स, ठीक है। और 0.1 0.2 को करूँगा तो मल्टीप्लाई 0.02। ओके, तो फाइनली जो प्रेशर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 49 न्यूटन डिवाइड बाई 0.02 मीटर स्क्वेयर। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी 2450 न्यूटन है, और यहाँ पे ये मीटर स्क्वेयर है, पर मीटर स्क्वेयर। तो बस इस ऑप्शन को आप चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 142। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। जो वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक होती है वो डेवलप की गई थी बाय टोविन इट एल 1979 में। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 143। इस 143 में जो ऑप्शंस है उसमें एरर था, तो इसके भी मार्क्स आपको मिल गए थे, बट एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको निकालते कैसे हैं। तो देख लेते हैं, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट, ठीक है, तो बैंड होगी। ओके, अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, तो इसका मतलब टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, क्योंकि क्या जा रही है, लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है। ओके, तो हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या दे रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, ओके 1.50। ओके, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट हमें किसकी निकालनी है, ग्लास की निकालनी है, मतलब ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, वैक्यूम की तो हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और ये गिवन भी है।
हमें निकालनी है ग्लास की। ओके, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है किसी भी मीडियम का, तो इसे हम एन से डिनोट करते हैं। ओके, और वो क्या होता है, रेशियो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ग्लास मीडियम में पूछ रहा है, तो इसका मतलब ग्लास वाले मीडियम की हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, उसे हमने मान लिया v। ओके, अब हमें देखना है किस किस की वैल्यू है। ओके, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है हमारे पास। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट आ जाएगी 1.50। ओके, हमारे पास वैक्यूम की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। ओके, तो वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस हिसाब से मेरी क्या निकल जाएगी, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकल जाएगी, ग्लास में क्या होगी। ओके, तो बस क्या करना है, इसको उस तरफ और इसको इसके नीचे लेके आना है। तो बस v इक्वल्स टू, और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में ये आ जाएगी 1.50। जैसे ही मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसको आपको मार्क्स मिल गए थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, तो हमें एसिड बेस इंडिकेटर बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मैं मिस्टेक, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, टर्मरिक। टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड बेस का काम करता है। अब इसमें होता क्या है कि आपने देखा भी होगा, जब आपके कपड़े पे सब्जी गिर जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो कलर जाता ही नहीं। तो हम जैसे ही उस पर क्या लगाते हैं, सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, एक बेस होता है। ठीक है, तो जैसे हम उस पर अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। तो वो टर्मरिक का कलर किस में चेंज हो जाता है, उसका कलर सोप लगाने से वो रेड कलर में चेंज हो जाता है ना। ओके, तो इससे पता चलता है कि जो हमारा क्या हो रहा है, टर्मरिक एज ए इंडिकेटर का काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अब पता चलाएंगे हम कि जो टर्मरिक है, अगर हमने बेस अप्लाई किया तो वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी रेड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम उस पर एसिड अप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। जब एसिड अप्लाई करेंगे तो येलो में। ओके, जब उस पर बेस अप्लाई करेंगे तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। ओके, विनीगर क्या है, विनीगर तो क्या है, एक सिरका है हिंदी में। ओके, जिसे हम सब्जियों में भी यूज़ करते हैं, चाउमीन वाले यूज़ करते हैं। CH3 डबल बॉन्ड OH, ये होता है एसिटिक एसिड। तो इसके नाम में ही क्या है, एसिड है, तो ये तो जस्ट एसिड है। ओके, लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर है आपका CaOH की होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो क्या है, बेस है। ओके, बेकिंग सोडा Ca NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये भी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, ओके, तो ये सब अपने अपने अलग अलग हैं, एसिड और बेस हैं, बट इंडिकेटर का काम कौन करेगा, टर्मरिक करेगा, जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है, नेचुरल होता है। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिस 145। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। तो साइंस का जो नेचर है वो डिस्क्राइब होता है फोर्थ ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि जो साइंस होती है वो सोशल होती है नेचर में। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 146। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आफ्टर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर। यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग है, जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या होता है, वो हमारा प्रोड्यूस होता है थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ओके, अब बात आती है जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ओनली वन पेरेंट। ठीक है, तो एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, और जो ये ऑफ स्प्रिंग है, इस ऑफ स्प्रिंग में क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं, एक तो आपकी मॉर्फोलॉजिकली ये सेम होते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि जो आप पेरेंट हैं उससे जो आप आइडेंटिटी लोगे ना, वो फिजिकली क्या होगी, अपीयरेंस सेम होगी। मैं बोल सकता हूँ फिजिकली जो आइडेंटिटी मिलेगी, या फिजिकली आइडेंटिकली क्या होंगे, अपीयरेंस में सेम होंगे, इन अपीयरेंस, राइट। ओके, और दूसरा क्या होगा ऑफ स्प्रिंग से, जेनेटिकली सेम होंगे। अब जेनेटिकली सेम का मतलब है कि जो पेरेंट का डीएनए होगा वही आपका क्या होगा, डीएनए सेम होगा। ठीक है, तो जेनेटिकली सेम होंगे,
और मोर्फोलॉजिकली सेम होंगे, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 147, विच ऑफ दीज इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मेटलर्जी चैप्टर में ब्लास्ट फर्नेस होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे हम स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम आयरन और जिंक के ऑक्साइड लेते हैं हम, ठीक है। ओके, तो जो आयरन के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड होते हैं, हमें इनमें से क्या करना है, प्योर आयरन को बाहर निकालना है, ठीक है। प्योर मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। और प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सिर्फ कोक को यूज़ करते हैं। ये कोक होता है ऑलमोस्ट कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। और यहाँ पे जो कोक होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन करे, ठीक है। तो अगर इनके साथ आप रिएक्ट करवाओगे, इन दोनों मेटल ऑक्साइड के साथ, तो इनका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई है तो दोनों के ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, तो इनको बना देगा प्योर, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और खुद का क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन दोनों केस में इनकी जो ऑक्सीजन था ना वो खुद ले लेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 148, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इनके पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि जो हाउस फ्लाई होती हैं वो हैज़ स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स रखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, स्पंजी क्या कहते हैं, स्पंजी टाइप के होते हैं माउथ पार्ट्स। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है आपका, जो हनी बी होते हैं वो हैव बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है, काटने के और चुबाने के लिए उस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। नहीं, ये बात तो गलत है इनकी। ओके, अब उसके बाद बटरफ्लाइज हैव स्पोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, नहीं ये भी गलत है। वेट, बटरफ्लाइज हैव स्पोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, हाँ ये बात सही है। ओके, अब 4 देख लेते हैं। जो कॉकरोच होते हैं वो हैव चीविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ये बात गलत है यहाँ पे। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे, ये हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो अब उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 149, ए ब्राउन कोल लो इन कार्बन कंटेंट 60 to 70%, high in moisture content, and generally used in power plant to produce electricity is। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, लिग्नाइट, ठीक है। इसमें होता क्या है कि कार्बन की अमाउंट कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर मतलब वाटर के वेपर होंगे, ठीक है। तो वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी और कार्बन की अमाउंट कम होगी, तो इन दोनों के मिक्सचर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इनका मोस्टली यूज़ होता है कार्बन का। ओके, कोल का, जो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कोल का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे ये पीट है, इसका क्या यूज़ होता है, ये हमारा कोल की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। सबसे जो अर्ली स्टेज होती है उसमें जब कोल को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, तो वहाँ पे पीट का यूज़ किया जाता है। अब बचता है हमारा बिटुमिन और एंथ्रेसाइट। इन दोनों का क्या काम होता है, इन दोनों में हाई ग्रेड ऑफ कोल होता है, यानी आप कह सकते हैं कि कार्बन की अमाउंट इनमें सबसे ज़्यादा होती है और वाटर की क्या जो मॉइस्चर है उसकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो इस हिसाब से इन दोनों की फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट हमें बोल रहा है कि जो टेम्परेचर चेंज होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो इसने फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जो टेम्परेचर चेंज होता है जब स्टेट चेंज होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, किसी का भी पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, जब हम किसी का भी पढ़ते हैं, लेट्स सपोज वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, हमें पता है वाटर कितने मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे तो वाटर का कितना बोलेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे एक क्या वैल्यू आ रही है, एक फिक्स वैल्यू आ रही है ना। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज होगा जब स्टेट चेंज होगी। तो हमें पता है कि वाटर आइस से क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में जा रहा है, आइस से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या वो मेल्ट हुआ, तो इसका मतलब उस टाइम पे तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, तो वो फिक्स वैल्यू है ना। तो इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है जब स्टेट चेंज होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर तो बल्कि बढ़ रहा है, वो बढ़ इसीलिए रहा है क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ यूज़ कर रहा है,
वो आइस अपनी जो वाटर की क्या होती है, आइस में जो वाटर होता है वो क्या होता है, बॉन्डेड होता है और वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब उसमें उन सभी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वो सारी की सारी एनर्जी ले रहा है, और जब तक कि वो सारे बॉन्ड नहीं ब्रेक कर लेता तब तक वो अपने टेम्परेचर में चेंज नहीं करता, ठीक है। तो जैसे ही चेंज आएगा, तो इसलिए बोलते हैं कि जीरो के बाद सीधा वो 3 या 4 डिग्री सेल्सियस दिखाता है एकदम, जैसे वो मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस मेल्ट होता है, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ यूज़ कर रहा था, अपने बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज़ कर रहा था, इसलिए उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की तरफ। ड्राई आइस गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ड्राई आइस होती है वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इतने हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे करके उसको नेगेटिव में ले जाते हैं हम, और नेगेटिव में ले जाने पे वो क्या बन जाती है, ड्राई आइस बन जाती है, ठीक है। जैसे ही हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे तो ओबियस सी बात है, ड्राई आइस है तो क्या हुआ, है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल नेचुरल स्टेट क्या होती है, गैसियस वाली। तो जैसे ही वो वहाँ से कन्वर्ट हो गई ड्राई आइस, उसे नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ऑटोमेटिक कहाँ कन्वर्ट होगी, उस सॉलिड से सीधा कहाँ कन्वर्ट होगी, उस गैस में कन्वर्ट होगी, ना कि लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ओके, तो ड्राई आइस कन्वर्ट होती है डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ। हाइयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये बात तो गलत लिखी हुई है। अब लिक्विड से गैस में जा रहा है, अगर मैं लिक्विड को टेम्परेचर दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और अपने क्या करेगा, बोन्स को ब्रेक करेगा, और क्या करेगा, जल्दी जल्दी अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ के कहाँ जाएगा, वेपर वाली स्टेट में जाएगा, ठीक है। ओके, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसको अपने बोन्स को क्या करने के लिए, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनको क्या करना पड़ रहा है, वो फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनको तोड़ने के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हैं और उसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हाँ बोलूँगा बॉइलिंग पॉइंट वीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। पर यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा है, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है, तो ये भी गलत हो गया। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इज जर्नली हाइयर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर ए सब्सटेंस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। ओके, जो लिक्विड होते हैं उनमें थोड़े थोड़े दूर होंगे, और जो गैस में होंगे वो एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इतने ज़्यादा दूर होंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम, और सॉलिड की सबसे कम। ओके, इनकी पैकिंग बेस्ट होती है। ओके, अब बात आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर, जनरली हाइयर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जो वेपराइजेशन है यह वाला यूज़ होगा। ओके, जब मैं लिक्विड को कन्वर्ट करूँगा गैस में, तो इस टाइम पे मेरे को लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ना, इनको क्या करने के लिए, लेटेंट हीट का तो आप मतलब पता चल गया होगा, अभी मैंने बताया था कि जो लेटेंट हीट होती है वो छिपी हुई एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसका यूज़ क्या किया जाता है, बोन्स को बिल्कुल ही क्या करने के लिए, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है एटम्स के बीच में उनको ब्रेक करने के लिए, ताकि वो उनसे दूर हो जाए और वो अपनी स्टेट को छोड़ के अनदर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो लिक्विड की क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब वो अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर में जाएगा, और कब जाएगा, उसकी जब लेटेंट हीट ऑफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो ज़्यादा होती है, तो उसमें उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो उसके। क्योंकि यहाँ आइटम क्या है, ये देखो कितना गैप है, थोड़ा बहुत गैप है ना, पर यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा गैप है। तो ये इन एटम्स को क्या करने के लिए, काफ़ी दूर दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे। ओके, अब बात देखेंगे सॉलिड में। सॉलिड में क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसे बोलते हैं फ्यूजन। ओके, तो इसके लिए लेटेंट हीट लगानी पड़ेगी। अब सॉलिड में पार्टिकल कितने पैक है, अब इनको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दूर करना है, मतलब इनके जो वाटर वाटर के बीच में जो केज लाइक स्ट्रक्चर थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, सिर्फ जस्ट उसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लगानी पड़ेगी, ताकि वो वैस क्या उसके ब्रेक होके थोड़ा थोड़ा अलग हो सके।
यस, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो वेपराइजेशन वाली लेटेंट हीट होती है लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने के लिए, उसमें ज़्यादा हाइयर एनर्जी लगती है बजाय के लेटेंट ऑफ फ्यूजन के। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो इसके हिसाब से सेकंड और फोर्थ के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट होते हैं ये 2023 के क्वेश्चंस। थैंक यू।